जय हिंद साथियों, इससे पहले के क्लास में हम संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 35 तक समझ चुके थे। अब हम संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बारे में समझेंगे। और भाग 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा आयरलैंड ने इसे किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जिस प्रकार से भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को केवल एक अवधारणा के तौर पर रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने वाला कोई भी इसका गारंटर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 36 में पहले से ही कह दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे, जिसके तहत लोगों को 3 प्रकार के न्याय मिलेगा। एक न्याय मिलेगा सामाजिक न्याय जिससे लोगों का सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। दूसरा न्याय मिलेगा आर्थिक न्याय। समाज में सभी वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे समाज के सभी वर्गों का आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तीसरे न्याय की चर्चा की गई राजनैतिक न्याय। इस प्रकार से समाज के सभी लोगों को राजनैतिक न्याय के तहत यह अधिकार है कि वे सभी वर्गों के लोग अपने राजनैतिक रूप से भाग ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में केवल 2 प्रकार के न्याय की चर्चा की थी, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय। वे राजनैतिक न्याय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने संविधान में 3 प्रकार के न्याय करने के पक्ष में थे। एक सामाजिक न्याय, दूसरा था आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनैतिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने प्रकार के न्याय के बारे में कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल 2 प्रकार के न्याय की चर्चा की, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय। तो महात्मा गांधी 39 में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन देने का प्रबंधन करेगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि स्त्री और पुरुष को जब वे समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाएगा। राज्य के द्वारा उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के ख में कहा गया है कि राज्य सरकारी धन का प्रबंधन इस प्रकार से करेगी ताकि लोगों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं, वे उन कार्यों को राज्य इस प्रकार से प्रबंधन करेगी ताकि लोगों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायतों का संगठन राज्य ऐसी व्यवस्था, इसका अर्थ यह है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि संगठन करने के पंचायतों को लागू करने के पक्ष में कौन थे? तो पंचायतों को लागू करने के पक्ष में महात्मा गांधी थे तथा इसके विपक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायतों को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में लोगों को काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का उपबंध। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 41 में यह घोषणा किया गया है कि लोगों का यह अधिकार होगा कि वे कुछ दशाओं में काम की प्राप्ति,
शिक्षा की प्राप्ति एवं लोक सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसी के आधार पर अनुच्छेद 41 के ही आधार पर 1995 में सोनिया गांधी की सरकार ने विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना एवं वृद्धों मतलब 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि मानव उचित दशा के लिए प्रस्तुति सहायता को उपबंध मानव अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि मानव उचित दशा के लिए प्रस्तुति सहायता का उपबंध यह विशेष अनुच्छेद 42 विशेष रूप से मातृत्व सहायता को प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई स्त्री राज्य के द्वारा उन स्त्रियों को प्रस्तुत सहायता प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक कार्यों को करती हैं। जब कोई स्त्री सार्वजनिक कार्य को करती है तो उन्हें जब वे गर्भ से होती हैं तो उनके गर्भ का पालन पोषण मतलब भ्रूण का पालन करने के लिए उन्हें बच्चे के जन्म से 3 माह पहले भ्रूण की सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें 3 माह पहले छुट्टी प्रदान किया जाता है तथा जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे का पालन पोषण करने के लिए 3 माह का छुट्टी का प्रबंधन किया जाता है। 3 माह का छुट्टी का प्रबंधन इसका अर्थ है कि उस महिला को 3 माह की छुट्टी जब बच्चे के जन्म से पहले 3 माह छुट्टी एवं जन्म के 3 माह बाद तक उसे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए 3 माह की छुट्टी करने के लिए इस 3 माह की छुट्टी दिया जाता है। इस प्रकार से उस महिला को कुल 6 महीने तक की छुट्टी प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि लोग जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि वे कारीगरों को ऐसे धन की आपूर्ति कराएगी ताकि वे अपना जीवन को निर्वाह कर सकें। अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों की भागीदारी लेना इसका अर्थ यह है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि भारत में जो भी कर्मकार मतलब स्किल्ड लेबर के जो भी कारीगर हैं उन कारीगरों की भागीदारी लेने से संबंधित प्रबंधन करेगी। जैसे राज्य के द्वारा सरकारी कारखाने का निर्माण कराया जाएगा तथा उन सरकारी कारखाने में कर्मकारों की भागीदारी लेने का राज्य प्रबंधन करेगी। अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि लोगों का विकास हो सके, इसके लिए उन्हें सहकारी समितियों को बढ़ावा देगी। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के सहकारी समितियां संचालित है, जैसे
अमूल दूध एक प्रकार की सहकारी समिति है जो किसानों के द्वारा निर्मित किया गया। किसान लोग अपने अपने कृषि से संबंधित अपने दूधों को अधिक दाम प्रदान अपने दूधों को अधिक दाम पर बेचने के लिए किसानों के भारत के किसानों ने एक सहकारी समिति का निर्माण किया जिसे अमूल दूध के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से खेतों में खाद की छिड़काई करने के लिए इफको एक प्रकार की विशेष सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता मतलब राज्य लोगों को इस प्रकार से न्याय प्रदान करेगी ताकि लोगों को समान रूप से न्याय प्रदान करने के लिए समान प्रकार से सिविल न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंधन करेगी। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगी ताकि राज्य के 14 वर्ष के आयु तक के के बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा का प्रदान किया जा सके। अनुच्छेद 45 के ही आधार पर 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे 21 के क में रखा गया तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार को एक अलग से मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नियंत्रण करेगी तथा उनके स्तर को बढ़ाने के लिए उनका विकास करने के लिए बेहतर से सर्वोत्तम या बेहतर से बेहतर प्रबंधन करने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, शिक्षा स्तर एवं स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य ऐसी नीतियों की स्थापना करेगी ताकि लोगों को पोषाहार स्तर, शिक्षा स्तर एवं उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाया जा सके। पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति को ताकि वे पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीबी रेखा से नीचे या गरीब है उन व्यक्तियों को हर महीने 5 किलो राशन का प्रबंधन करती है तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य के द्वारा प्रत्येक जिलों में एक सामुदायिक हॉस्पिटल की स्थापना किया गया है तथा राज्य में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन को प्रोत्साहित करना। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसानों को प्रोत्साहित करेगी। अनुच्छेद 48 के क में ही कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की अभिवृद्धि का अर्थ होता है विकास करने के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य पर्यावरण का विकास करने के लिए वनों का संरक्षण करेगी तथा वनों में रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण करने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों एवं भवनों का संरक्षण करने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रबंधन करेगी ताकि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों एवं भवनों का संरक्षण हो सके। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को कोई त्रुटि न करे, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का, स्मारकों का एवं भूमियों का संरक्षण करने का कार्य करेगी। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में भवन में है एक आगरा का ताजमहल, लाल किला, ठीक ऐसे ही निम्नलिखित भारत में अनेक राष्ट्रीय महत्व के भवन एवं स्मारक हैं। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। राज्य ऐसी नीतियों को बनाएगी। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीतियों को बनाएगी ताकि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया जा सके। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करेगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति का माहौल बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति का माहौल बनाए रखने के लिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का कार्य करेगी। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 51 तक के बारे में समझ चुके हैं। भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 6